नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बदलाव कई दिखेंगे। और देखिए, तेजस्वी यादव की तरफ भी सामने दिखाई पड़ रही है। पहले तो शांत बैठे रहते थे, अब कह रहे हैं नीतीश चाचा को जबरन हटा दिया गया। अब तेजस्वी को नीतीश कुमार की ज्यादा फिक्र होने लगी है। हमने कहा परिवर्तन, देखिए परिवर्तन दिखने लगा है। वैसे यह बात हम फिर से कह रहे हैं कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आईपीआरडी की टीम को दुरुस्त करना होगा, जो इमेज बिल्डिंग करती है। वैसे परिवर्तन यह दिखने लगा कि पिछले कई बरसों से जो नीतीश कुमार के वीडियोज आते थे वह म्यूटेड होते थे। अब वह वीडियो अनम्यूटेड आ रहे हैं, मतलब सम्राट चौधरी बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों से संवाद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और जनता दरबार में भी वह उपस्थित होने लगे हैं। अभी आधिकारिक तौर पर जनता दरबार का आयोजन नहीं किया जा रहा है, लेकिन वह लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं और इसका लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है सम्राट चौधरी के पेज पर, बीजेपी के पेज पर। तो एक बात तो खत्म हुई कि मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी अभी दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कई जो संशय के बादल हैं वो स्वयं को स्वयं छट जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय अनुदान और केंद्रीय मदद भी बिहार को हासिल करना है। इसके साथ ही देखिए, यदि हम जेडीयू के भीतर बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो इस परिवर्तन को दूसरे नजरिए से देखते, बहुत लोग कहेंगे जेडीयू के भीतर ही ललन सिंह और संजय झा विलेन बने बैठे थे। लेकिन जो पॉलिटिकल जानकारी रखते हैं वह कहते हैं कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, सच कड़वा होता है, लेकिन कड़वा सच भी बताया जाना चाहिए। हमने पूछा क्या, तो उन्होंने थ्योरी बताई कि देखिए, यदि ललन सिंह और संजय झा ने यह प्रयास न किया होता तो न तो चुनाव में जेडीयू जिंदा रहता और न ही आज। तो ललन सिंह विलेन है या प्राणदायी है जेडीयू के, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। और देखिए, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, बार बार चुनौती दे रहे हैं, यह चर्चा बिहार में है कि विश्वास मत परीक्षण का दिन देखिएगा, यह तो होना ही होना है। अभी कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 ही विधायक गायब हुए थे। राज्यसभा के चुनाव में इनकी संख्या बढ़ जाएगी और तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वह भी खतरे में पड़ जाएगी अजीत जी। तो बिहार राजनीतिक रूप से बहुत जागृत है और यहाँ सब लोग समीकरण देखते रहते हैं, समझते ही रहते हैं। पूरे प्रकरण में देखा ही कि जिन लोगों को जिनके नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे करना था, उन्होंने क्या क्या उसके लिए थ्योरी गढ़ी और क्या क्या तर्क दिए, लेकिन जो होना था, जो हम लोग बता रहे थे, वही हुआ। तो बिहार का परिदृश्य यह, बिहार की गतिविधि यह कि तेजस्वी की तरफ है, संजय झा, ललन सिंह की चर्चा है और यह चुनौती है कि आरजेडी के विधायक और कम न हो और कांग्रेस पार्टी संपूर्ण रूप से विधायक दल विलीन न हो जाए। मुख्यमंत्री अब म्यूटेड नहीं है, अनम्यूटेड है अजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले जो एक जरूरी विषय था जिस पर हम लोग को पहले चर्चा करनी चाहिए थी, वही हम लोग करते हैं चर्चा कि संजय झा और ललन सिंह ने जो काम किया है, जो पर्दे के सामने से दिखा, जो उन्होंने पर्दे के पीछे से किया और जो उसका हासिल है बिहार में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, आमतौर पर जेडीयू के कई समर्थक जो मुख्यमंत्री की जाति से आने वाले लोग हैं, उनको इस बात की कसक है कि सत्ता चली गई है हाथ से। हालांकि सत्ता कहीं नहीं है, अभी भी नीतीश कुमार का जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल को कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अभी भी नीतीश कुमार जो चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से काम किया जाएगा। और ये विधानसभा, हम लोग बार बार कहते रहे हैं, इस विधानसभा में 85 एमएलए हैं जेडीयू के, वो एक साथ हैं। अभी एक तो सत्ता भी है, उस सत्ता की गोंद से भी चिपके हुए हैं और उनको ये लग रहा है कि एक आगे भी उनका भविष्य कहां सुरक्षित रहेगा, वो इस बात का भी आकलन कर रहे हैं। तो अभी तुरंत ये सब चीजें नहीं होने जा रही हैं जेडीयू के साथ। बिल्कुल, अभी जेडीयू के हाथ में सत्ता है, जेडीयू के। अब अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को बनवा दिए रहते तो ये कसक खत्म हो जाती।
कि भाई उनका बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया, चल रहा है, आपका राज है, आप अपना, उनके एक पावर सेंटर है, वो नहीं और किया। सच ये है अजीत जी, सच ये है कि जितना नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि निशांत बन जाए, उनसे अधिक ललन सिंह और संजय झा चाहते हैं कि निशांत आगे आए और उत्तराधिकारी बने, मंत्रिमंडल में शामिल हो और बिहार को नेतृत्व प्रदान करें, जेडीयू को नेतृत्व प्रदान करें। तो ये बात तो है ही ना, हम लोग के मतलब सामने सार्वजनिक स्पेस में एक जी कार्यक्रम में जहां नीतीश कुमार को मना रहे थे ललन सिंह, ये वीडियो भी सबने सुना, ऑडियो भी देखा, और मतलब वीडियो देखा, ऑडियो सुना, जब वो नीतीश जी को कह रहे थे कि अब मान जाइए, अब इनको मंजूरी दे दीजिए कि ये आ जाए। तो जब बिल्कुल सामने कह रहे थे तो पीछे भी कह रहे थे, और वो एकदम चाह रहे हैं वो लोग। और हम जो बार बार कहते रहे हैं कि वो इसी स्तर की बात है कि इस पार्टी का नेता कुर्मी ही होगा, नालंदा से होगा, नीतीश जी के परिवार से होगा, तो कौन होगा? नीतीश जी के परिवार का, बिल्कुल। नालंदा का कुर्मी दूसरा कौन है? मतलब शुरू से कहा जा रहा था बड़े नेताओं की तरफ से जेडीयू के कि नीतीश कुमार का बेटा ही भविष्य है, वही पार्टी संभालेगा, वही सरकार में पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा जेडीयू की तरफ से। तो जी इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये जो कहानी कही जा रही है कि फला जी ने, दो नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं कि उन लोगों ने जाकर के नीतीश कुमार को कहा कि एक ही बार मुख्यमंत्री बना करके ही लॉन्च करिए, आपका बेटा मुख्यमंत्री बने, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। लालू यादव का बेटा भी उप मुख्यमंत्री बन के लॉन्च हुआ, शकुनी चौधरी का बेटा भी उप मुख्यमंत्री बन के लॉन्च हुआ, और कर्पूरी ठाकुर भी उप मुख्यमंत्री बन के लॉन्च हुए थे। तो ये नहीं है कि आपका बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, ये हर एक बिहार व्यक्ति में ही अखिलेश हो। यादव नहीं होगा, हर एक व्यक्ति हाँ, अखिलेश यादव और अब्दुल्ला नहीं होगा। हाँ, ठीक बात है, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि भाई आप जैसे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए तो ठीक है, सीधे मुख्यमंत्री हुए, आप उप मुख्यमंत्री बनाइए, वहां से मुख्यमंत्री भी बन सकता है। जैसे हमने बिल्कुल। सब मिसाल दी ना कि हम ये सम्राट चौधरी 2 बार उप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद मुख्यमंत्री बने। जी और कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री थे तो फिर मुख्यमंत्री हुए ना, महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे तो फिर मुख्यमंत्री हुए। आप बगल जी के राज्य में देख लीजिए ना, बगल के राज्य में रघुवर दास उप मुख्यमंत्री थे तो फिर मुख्यमंत्री हुए, हेमंत रघुवर दास सोरेन। हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री हुए। तो जी ये उप मुख्यमंत्री बनाइए, उनको अनुभव लेने दीजिए। पहले तो आपने बहुत रास्ता रोक के रखा है ना उनको, अभी 50 साल की उम्र तक उन्होंने कुछ अनुभव ही नहीं लिया है, तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये कोई बहुत हितैषी की बात नहीं है कि सीधे मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं तो कुछ मत बनाइए, बीच की बिल्कुल। कोई जगह नहीं होती। ये ठीक नहीं है। आप उप मुख्यमंत्री बनाइए, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी, उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनका अपना एक उप मुख्यमंत्री का एक बड़ा भारी पैराफर्नेलिया होता है। ज्ञानेश्वर जी, आप तो जान ही रहे कि अब उप मुख्यमंत्री जो है, सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर देखा ना हम लोगों ने कि किस तरह से वो, बिल्कुल। मतलब किस तरह से सरकार में क्या हैसियत थी उनकी, ब्यूरोक्रेसी में क्या हैसियत थी, पॉलिटिकली कितना गेन किया उन्होंने, अपनी पार्टी को कितना मजबूत किया उन्होंने उस पद पर रहते हुए। तो ये बन जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये चाह ही रहे हैं लोग। हम इसलिए इस बात का इतना मतलब इम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि ये लगातार इन लोगों की तरफ से कहा गया, मैं मतलब खासतौर से संजय झा की तरफ से निजी बातचीत में, कि अब पता नहीं, हो सकता है कि हम बाद में डिसोन कर दें या नहीं कहें कि चलिए अजीत जी, हम तो कहने के लिए नहीं कह रहे थे, लेकिन कि नीतीश कुमार का बेटा ही नेता बनेगा जनता दल यू, बिल्कुल। वही बिल्कुल। संभालेगा कमान, और उसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। और इस बात के लिए कितनी कोशिश वो लोग कर रहे थे, ये सब हम लोग जान रहे हैं। तो नीतीश कुमार का बेटा बनेगा, और ये दोनों संजय झा और ललन सिंह ये काम करेंगे। आज जो लोग विलेन कह रहे हैं, आज जो लोग कह रहे हैं कि इनकी वजह से ये नुकसान हुआ, फिर सब आदमी उनकी तारीफ करेगा, जय जयकार करेगा। निश्चित तो तौर। राजनीति में इतनी जल्दी किसी को किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए, जो नहीं, अच्छा, आप और इस तथ्य बात को जाने तो समझना धारणा होगा बिल्कुल ना, नहीं बनानी चाहिए। इस बात को समझना होगा ना अजीत जी कि देखिए सेहत कैसी थी नीतीश कुमार की। वही कह रहे देखिए हैं। हम और आप चर्चा कर रहे थे, और ठीक है कि हम और आपकी चर्चा से या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की चर्चा से लोग जान रहे थे, और जेडीयू वाले तब झुठला रहे थे। लेकिन एनडीए की सरकार थी, बीजेपी के मंत्री साथ थे, और बीजेपी को समर्पित प्राधिकारी भी, जो लगातार संवाद में और लगातार मुलाकात में नीतीश कुमार के साथ होते थे, तो वह केंद्रीय नेतृत्व को एक रिपोर्ट भेजते थे कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। फिर जब कभी किसी सभा में, किसी आयोजन में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिले, तो नरेंद्र मोदी ने स्वयं रीड किया कि नीतीश कुमार की स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही क्या फैसले हो रहे थे। जेडीयू को छोड़ने का फैसला नहीं हो रहा था, जेडीयू को साथ रखने का ही फैसला हो रहा था। और जेडीयू के सामने, ललन सिंह और संजय झा के सामने संकट यह था कि नीतीश कुमार की विदाई ऐसी न हो कि वह चुनाव का नेतृत्व ही नहीं कर पाए। नीतीश कुमार की विदाई ऐसी न हो कि उनके नेतृत्व में बिहार ही नहीं जीता जा सके। तो सेहत,
और साथ में यह चुनौती, इन दोनों चुनौतियों को इन दोनों ने मिलकर कैसे लड़ा, हाँ? और किस तरीके का माहौल बनाया गया, तो नीतीश कुमार का नेतृत्व भी बना रहा, बराबर के भाई बने, ठीक है, बड़े भाई नहीं बने, यह भी कम उपलब्धि नहीं थी। और फिर किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार को सहेजना पड़ा, समेटना पड़ा, और किस तरीके से वो 2 वीडियोस, नीतीश कुमार का भावुक संदेश रिकॉर्ड हुआ और नीतीश कुमार को बरसात में निकाला गया। इससे ही माहौल बदला। तो नीतीश कुमार फिर जीत कर आए और भारी जीत मिली। लेकिन नीतीश की सेहत का कोई असर, नीतीश की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो सेहत थी वो और बिगड़ती चली जा रही थी। तो ऐसे में देखिए, यह बात तो दिसंबर महीने में ही दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार ने छापी थी कि अमित शाह ने पूछा है कि एग्जिट प्लान क्या है, और जो नीतीश कुमार की इच्छा है उसी इच्छा को हम लोग मान लेंगे। वही तो हुआ है। तो नीतीश कुमार की विदाई अच्छी होगी कि नीतीश कुमार की विदाई हारे हुए योद्धा के रूप में होगी कि जीते हुए योद्धा के रूप में होगी, इन्हीं 2 रास्तों में चयन करना था और वहीं से रास्ता निकाला गया। तो फिर विलेन और हीरो की परिभाषा तो बदलती ही है। हाँ, तो वही हम कह रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि जिन लोगों को तथ्यों की जानकारी नहीं है, फैक्ट्स नहीं जानते हैं और सीधे किसी कोई धारणा बनाते हैं, तो उसमें हमेशा इस तरह की समस्या आती है। बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोगों को फैक्ट्स नहीं पता है, तथ्य नहीं जानते हैं कि पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा था, किस तरह से चीजें नीतीश कुमार को सम्मानजनक विदाई मिले, इसके लिए क्या क्या किया जा रहा था। और ये आपने कहा ना कि ये एक धारणा हम लगातार, चूंकि आजकल हम तमाम चैनलों पर जा रहे हैं, वहां एक से एक विशेषज्ञ आते हैं जिनको बिहार का नक्शा दे करके और कुछ भी पूछिए तो नहीं पता है उनको, बिहार की राजनीतिक इतिहास नहीं जानते हैं, बिहार का भौगोलिक भूगोल नहीं जानते हैं, लेकिन वो सब ज्ञानी लोग हैं। तो कई ऐसे ज्ञानी लोगों का कहना है कि बीजेपी तो ऐसे ही अपने जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको खा जाती है। हमने कई लोगों से पूछा, जो हमारा लॉजिक है कि कैसे जेडीयू को बीजेपी खा रही है, किस तरह से, आप बताइए, कुछ तो लॉजिक दीजिएगा ना, किस लॉजिक से हुआ, या शिवसेना को किस तरह से खत्म किया बीजेपी ने। तो आप जैसे बिहार की बात अगर हम लोग करें, हम लोग बार बार कहते रहे कि जुड़वा भाई बन गए, इस बार बड़े भाई से जुड़वा भाई बन गए। ये स्थिति किसने क्रिएट की, किस वजह से नीतीश कुमार की हैसियत कम होकर के बराबर वाले भाई की आई, इसके लिए स्वयं नीतीश कुमार जिम्मेदार है। नीतीश कुमार से जब आखिरी बार उनके जब वो अलग हुए 2013 में, प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी के नाम पर जब अलग हुए, तो उस समय के पहले जो आखिरी चुनाव था वो 2010 का चुनाव था। उस 2010 के चुनाव में किस तरह से लड़ा गया था, नीतीश कुमार 142 सीट लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी 101 सीट लड़ी थी। यही था ना, 142 और 101, बीजेपी 101 में से 91 जीती, नीतीश कुमार 142 में से 116 जीते। ये जो 142 सीटें बीजेपी ने दी, बड़े भाई थे नीतीश कुमार, और 9 में 25 सीट लोकसभा का लड़े थे। उसके बाद 14 में तो मिसकैलकुलेशन हुआ नीतीश कुमार से, अकेले लड़के हम अपनी ताकत, 116 एमएलए वाली पार्टी अकेले लड़े तो 2 विधानसभा सीट पर आ गए। उसके बाद जो अगला विधानसभा लड़ा उन्होंने 15 में, तो वो ये तो न उस समय ललन सिंह फोर्स कर रहे थे, न संजय झा फोर्स कर रहे थे, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने तालमेल करके 100 सीटों पर नीतीश कुमार आए कि हम 100 सीट लड़ेंगे, तो नीतीश कुमार ने तय किया 2015 में। तो जब लालू यादव के साथ लड़के आप बराबर के भाई हो गए, जब 100 सीट पर आ गए, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी आपको फिर 142 सीट दे दे? भाई आप 142 दिया था बीजेपी ने, आप बीजेपी के साथ रहते, कैलकुलेशन नहीं होता तो कोई गड़बड़ी नहीं थी। आप आरजेडी के साथ गए जहां आरजेडी ने आपको 100 सीट पर ले आ दी। ये सिंपल गणित है। जो नीतीश कुमार का समर्थक है, आरजेडी का समर्थक है, वो कहे कि इसमें कुछ गलत है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को 100 सीट पर लेके आए, लालू यादव लेके आए हैं, लालू यादव ने 100 सीट की पार्टी बनाई। इसके बाद जब 2020 का टाइम आया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट ज्यादा दी नीतीश कुमार, 110 भारतीय जनता पार्टी, 115 नीतीश कुमार, तो तब भी, और उसको 43 सीट जीते तब भी मुख्यमंत्री बना। ऐसा ही मिसकैलकुलेशन शिवसेना उद्धव ठाकरे से भी हुआ था महाराष्ट्र और जब लोकसभा में आपको मात्र 2 सीटें आई तो 2019 में आपको 17 सीटें दी गई, 17 सीट दी थी, तब भी बराबर सीटें दी आपको। 2002 सीट की 2 एमएलए की पार्टी, तब भी दी आपको 2 एमपी की पार्टी, 2 एमपी की पार्टी। तो वही कह रहे हैं, तो लगातार आपने अपनी स्थिति कम की ना, आपका मिसकैलकुलेशन था, और यही मिसकैलकुलेशन शिवसेना का था, उद्धव ठाकरे का था, कि उनको लगा कि हम मुख्यमंत्री एक बार बन जाएंगे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से, तो फिर हम कभी नीचे नहीं आएंगे। बीजेपी ने तो नहीं कहा कि आप चले जाइए, बीजेपी तो आपके साथ लड़ी। 2019 का चुनाव दोनों पार्टियां साथ लड़ी, और तब आप नतीजों के बाद आपने कहा कि सीट आधे समय के लिए मुख्यमंत्री बनना है।
और फिर उस आधार पर आप छोड़ करके गए थे। तो जब आपने छोड़ करके चले गए और विरोधी पार्टियों के साथ आपने मिलकर के सरकार बना ली, तो उसके बाद तो फ्री फॉर ऑल है ना, फिर कैसे आपको साथ में रह के तो नहीं खा रही है ना, साथ में रह के तो आपको बराबर सीट में लड़ाई रही थी। तो यही बिहार में हुआ। और इस बात को समझने की जरूरत हम इसलिए बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी हैसियत खुद ही कम कर ली थी आरजेडी के साथ जाकर के। वैचारिक हैसियत भी, जिसको जंगल राज के नाम पर आपने हटाया था, उसके साथ गए, वैचारिक रूप से भी आपने अपने को कमजोर किया और संख्यात्मक रूप से भी आपने अपने को कमजोर किया कि आप 100 सीट पर आ गए। 100 सीट पर आरजेडी, 100 सीट पर उनको बीजेपी लेके नहीं आई है ज्ञानेश्वर जी, 100 सीट पर उनको लालू यादव लेकर के आए हैं, आरजेडी लेकर के आई है। तो इसलिए उसमें उसका दोष भी लोग ललन सिंह और संजय झा को दे देंगे कि जुड़वा भाई बना दिया। अरे आप पहले बन चुके हैं, पहले आप 100 सीट पर आ चुके थे। और अब जो आपने कहा ना, इसकी निटी-ग्रिटी ये है ज्ञानेश्वर जी कि प्रधानमंत्री इतने असहज हो जाते थे नीतीश कुमार के साथ, जब वो मंच पर हाथ पकड़ने लगे, मंच पर उनका पैर छूने लगे, तो इन सब चीजों से बहुत असहज होते थे। और लोकसभा चुनाव के पहले ही इस बारे में बात हुई थी, जिसका जिक्र आपने, जिसका इशारा किया कि भाई किस तरह से करना। विधानसभा चुनाव के बाद 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तब ये हुआ था कि किस तरह से आगे की प्लानिंग करनी होगी। और फिर जब उस समय इन लोगों के साथ चिंता थी संजय झा और ललन सिंह की कि नीतीश कुमार की विदाई तो होनी है, क्योंकि वो लोग सेहत का हाल सबसे बेहतर वो लोग जानते थे, जो लोग 24 घंटे साथ में रहते थे। और परिवार के लोग भी ज्ञानेश्वर जी जानते हैं, लेकिन सबके अपने स्वार्थ हैं। जो अपना इनर सर्किल है वो भी नीतीश कुमार की सेहत के बारे में जानता था, लेकिन सबका अपना स्वार्थ था। कोई, हर व्यक्ति चाहता था कि इनको इसी तरह से मूर्ति की तरह बिठा करके रखें और हम लोग अपना काम करें। तो उनका काम तो चल रहा था, लेकिन बिहार का काम नहीं चल रहा था। और जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए शर्मिंदगी का कारण बन रहा है, नीतीश कुमार को इस रूप में थोड़े याद किया जाएगा जैसे अभी दिख रहे हैं। तो इसलिए उनका एग्जिट प्लान बनाना जरूरी था। तो पहले किसी तरह से हुआ कि चुनाव में अलायंस हो जाए तो अच्छा, नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे, अपनी मानसिक हैसियत से, अपनी जो बीमारी उनको है उसके बारे में वो परिचित है। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि तालमेल, कहा उन्होंने तालमेल में विरोध किया। 101 सीट आई तो उन्होंने कोई विरोध थोड़ा किया, उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए इतनी सीट लड़ते हैं। लड़के उनके नाम पर मैंडेट मिल गया। और तब हम लोग उसका जिक्र कर चुके हैं, जो चार्टर्ड फ्लाइट से ललन सिंह और संजय झा को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुला करके कहा गया था कि इसमें अब क्या करना है। उस समय ही भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे कि अभी ही चेंज हो जाए, लेकिन तब संजय झा और ललन सिंह ने वीटो किया, एसर्ट किया इस बात को कि हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर इतना बड़ा मैंडेट लेकर के आए हैं, ये अभी तो उनको नहीं ही रिप्लेस किया जा सकता, अभी तो उन्हीं की शपथ करानी होगी। और ये कह के उस समय जब बुलाया, इसी वजह से शपथ का काम रुका रहा। फिर वहां हमारी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री नहीं चाह रहे थे कि शपथ में जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बहुत असहज हो रहे थे बात चीजों से। तो नीतीश कुमार की जब शपथ हो रही थी तो वो पहले रिलक्टेंट थे कि भाई जाए न जाए, ये तरह का मामला सवाल चल रहा था। तो खैर उसको भी हैंडल किया ललन सिंह और संजय झा ने कि शपथ नीतीश कुमार की ही होगी, पूरे ग्रैंड तरीके से होगी शपथ उनकी, और वो हो गई। और उसी समय ये तय हुआ, जब ये लोग दिल्ली से लौट के गए ज्ञानेश्वर जी, तो जाकर के नीतीश कुमार को बताया कि ये हालत है, और नीतीश कुमार ने उसको समझा, उसको एक्सेप्ट किया और कहा कि हाँ बिल्कुल ये ठीक बात है। और तब नीतीश कुमार ने ही कहा कि अगली राज्यसभा जो आएगी, पहली राज्यसभा, हम उसमें चले जाएंगे। ये बात 20 नवंबर 2025 के पहले की है ज्ञानेश्वर। ये 14 से 20 नवंबर 2025 के बीच की बात है। तो ये तय हो गया था और नीतीश कुमार की सहमति से तय हुआ था। और ललन सिंह और संजय झा दोनों ने जमीनी वास्तविकता के आधार पर जो चीजें सबसे बेहतर हो सकती थी वो कराया था उस समय, तो उन दोनों ने करा दिया। अच्छा, अब उसके बाद जब सरकार बन गई नीतीश कुमार की और चीजें तय थी कि पहली राज्यसभा आएगी तो उसमें चेंज हो जाएगा, ये जानकारी जब तमाम लोगों को हो गई जो सत्ता का लाभ ले रहे थे, प्रॉक्सी सरकार जो लोग चला रहे थे ज्ञानेश्वर जी कि नाम नीतीश कुमार का और काम फला जी का, मतलब माल किसका, और मिर्जा खेले होली वाली बात, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, तो वो हो रहा था। नीतीश कुमार बैठे हुए हैं और चला रहे हैं सरकार, कुछ अधिकारी हैं, कुछ रिटायर अधिकारी हैं, कुछ आसपास के नेता हैं, तो इस तरह की चीजें हो रही थी। तो वो नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों को लगा कि हमारा तो सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सारी सत्ता हमारी चली जाएगी, नीतीश कुमार को तो कोई मतलब नहीं है सत्ता से। तो उन लोगों ने सर्ट करना शुरू किया, और उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत जो खींचतान मार्च के पहले हफ्ते में दिखी, वो इसकी वजह से दिखी। लेकिन और लास्ट बैटल को भी देखिए जिसके परिणाम में नीतीश कुमार राज्यसभा गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यदि इस थ्योरी को भी मान ले, 100% मान ले कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की ही पसंद है और जेडीयू की ही सहमति के कारण मुख्यमंत्री बने, तो ललन सिंह और संजय झा ने नीतीश कुमार को गुड फेट में लेकर प्योर भाजपाई और प्योर संघी को, जितने नाम चल रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया ना।
जो नीतीश ने चाहा वह करा दिया ना, तो यह भी तो जीत ही है ना, यह भी तो जीत ही है ना। बड़ी जीत है ज्ञानेश्वर हाँ जी। बिहार की जनता में ये मैसेज है कि हमने मैंडेट दिया था नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार के समर्थन से, उनकी सहमति से मुख्यमंत्री बनाया गया है। एक तो बिल्कुल। ये बिहार के लोगों का भी सम्मान हुआ कि भाई उन्होंने हम्म, जिसको चुना था उसने चुना है मुख्यमंत्री। और हम्म, दूसरा जो कोयरी कुर्मी धानुक वाला जो सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण को भी ध्यान में रख के एक व्यक्ति बैठा जो उसका ध्यान रख उसको संभालेगा, उस वोट आधार को। तीसरा, जिस बैकग्राउंड से नीतीश कुमार आते हैं, समाजवादी बैकग्राउंड से, कर्पूरी लोहिया के और जेपी के बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड का आदमी आप लेकर के आए हैं। तीसरा, बिल्कुल। जो मंडल की राजनीति का जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, उस बैकग्राउंड का, उस मंडल की राजनीति का व्यक्ति लेकर के आए हैं। तो ये सब ये सारी प्लानिंग अपने आप नहीं हो जाती है। लोगों को दिख रहा होता है कि अपने आप चीजें हो गई, अपने आप नहीं होता, इसके लिए बहुत एफर्ट करना होता है। ये जी तमाम एफर्ट संजय झा और ललन सिंह कर रहे थे, एक तरफ नीतीश कुमार के पास, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास, कि इधर भी कन्विंस करना है, इधर भी तैयार करना है। भाई इस तरफ भी ये सोच तो थी ना कि वैचारिक रूप से जो कमिटेड हो, पुराना पहला मुख्यमंत्री बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो संघ का बैकग्राउंड हो, पुराना आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, ये सब तो इधर भी कहा जा रहा था। तो उसके बिल्कुल। बीच में बीजेपी को तैयार करना, उधर नीतीश कुमार को भी तैयार करना कि आप छोड़ रहे हैं, तो ये आपका, आपके लिए सबसे बेटर जो ऑप्शन आपका, जो आप जिसको आपने चुना है इतने दिनों से अपने साथ रख के, तो दोनों तरफ से करके इन लोगों ने, नीतीश, ये संजय झा और ललन सिंह ने ये मेहनत की, ये परिश्रम किया, दोनों तरफ से बीच का एक रास्ता निकाला जो बिहार को सूट करता हो, एनडीए की पॉलिटिक्स को सूट करता हो, नीतीश कुमार को सूट करता हो, उसको मुख्यमंत्री बनवाया। नीतीश कुमार की एक सम्मानजनक विदाई दी, और अभी भी दोनों की अगर कोशिश कामयाब होती है तो निशांत कुमार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनेंगे। भविष्य में कभी अगर उनकी बिल्कुल। किस्मत में होगा तो मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री उनको बनवा करके पार्टी की कमान, पार्टी उन जब तक वो नहीं संभाल लेते हैं तब तक ये लोग की कोशिश जारी रहेगी कि वो पार्टी संभाल करके मजबूती से पार्टी को आगे ले जाए। बिल्कुल। चलिए तेजस्वी यादव पर आते हैं, लेकिन इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा की संक्षिप्त चर्चा कर लें। कल हम लोग जब कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उसके बाद हम लोग कह ही रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा की फिर से एक परीक्षा है। अब देखिए भाजपा का नेतृत्व क्या करता है। तो भाजपा ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा दिया और उपेंद्र कुशवाहा की मुराद भी पूरी कर दी। मंगल पांडे की जो सीट खाली हुई थी, क्योंकि बिहार में विवाद चल रहा था कि दोबारा शपथ कैसे लेंगे दीपक प्रकाश, तो मंगल पांडे की सीट खाली हो रही है, वहां दीपक प्रकाश उम्मीदवार होंगे, उनका एमएलसी बनना फिर से तय हो गया है। तो कुशवाहा पॉलिटिक्स को डबल फायदा मिला। बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, ये हम इसको ट्रिपल फायदा कहेंगे, क्योंकि पहले उपेंद्र जी जी राज्यसभा गए, उपेंद्र बिल्कुल। जी राज्यसभा गए तो कई लोगों ने इस ग्राउंड पर भी कहा कि अब कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अब तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। तो हम, बड़ी तरस भी आता है, हंसी भी आती है कि भाई ऐसे लोग राजनीति समझते हैं। लोग बजाता लिखा, लोगों ने, ऐसा नहीं है कि कहीं बोल दिया और किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, बजाता वो लिखा हुआ है कि फला जाति का फला चीज बन गया तो उसका नहीं बनेगा, फला जाति का फला चीज बन गया तो उसका नहीं बनेगा, ये सब लोग लिख रहे थे। तो उसी में लोगों ने लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चले गए तो अब बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री का रास्ता बंद हो गया। तो ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं होता है। जब वो चले गए, अच्छी बात है, वो केंद्र में मंत्री भी हो सकते हैं, वहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने। और उसके बाद सबसे पहला जो कोयरी पॉलिटिक्स का एक पहली परीक्षा यही होनी थी कि दीपक प्रकाश का क्या होता है। तो जी दीपक प्रकाश अब एमएलसी बनेंगे और मंत्री बने रहेंगे, फिर से दोबारा उनको शपथ दिला दी जाएगी। ये टेक्निकल सवाल है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से नीतीश कुमार वाली स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बॉन्ड है, संविधान में बनाने वालों ने बिल्कुल। नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति आएगी, वैसा ही इस मामले में भी है। लेकिन अब उसको, वो चर्चा भी क्यों हो, उस चर्चा को भी समाप्त कर दिया। वो विरोध, वो भी किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। अब 30 तारीख को उनका नॉमिनेशन का है, वो नॉमिनेशन हो जाएगा और नई सरकार बनेगी तो उसमें शपथ ले लेंगे एमएलसी के तौर पर। तो ये एक सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की भी पॉलिटिक्स, न उपेंद्र कुशवाहा के कारण सम्राट चौधरी की राजनीति कमजोर हुई, न सम्राट चौधरी के कारण उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति कमजोर हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है जिसमें उनको लौह कुश धानुक पूरी तरह से लेकर के चलना है, एक भी वोट इधर उधर नहीं होने देना है। उनको पता है कि गैर यादव पिछड़ी जाति की राजनीति में इस समीकरण का कितना महत्व है। देखिए आपने धानुक जाति की बात कर ली। देखिए आगे आने वाले महीने में एमएलसी की कई सीटें खाली हो रही है, 9 सीटें खाली हो रही है। मैंने जेडीयू के उम्मीदवारों को तलाशना शुरू किया, तो पहला उम्मीदवार कौन बताया गया, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन संभावना की सूची में पहले उस व्यक्ति का नाम शामिल किया गया जिन्हें सुनील सिंह वाली सीट दी जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुनील सिंह बच गए, वह शेखपुरा के कोई ललन जी हैं जो जाति के धानुक हैं। तो जो आपने कहा ना, लव कुश और धानुक, कुर्मी कोयरी धानुक, उस समीकरण को साधे रखना है। खैर चलिए तेजस्वी यादव की बात करते हैं। जी तेजस्वी यादव की बेचैनी बढ़ी हुई है कि लाल नीतीश कुमार को हटा दिया गया, बीजेपी ने इस तरीके से गंदनिया और वो कह रहे हैं।
लेकिन इधर से भी तैयारी है कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचा ले और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचा ले। कांग्रेस तो खतरे में है ही, 3 विधायक गायब रहे हैं राज्यसभा के चुनाव में और कहा जा रहा है कि समय आने दीजिए, उनके सभी विधायक गायब हो जाएंगे। तो सम्राट चौधरी एक पारी मुख्यमंत्री की हैसियत से खेलेंगे और दूसरी पारी में निशाने पर राजद और कांग्रेस है। अजीत जी, फैसल रहमान बिल्कुल को है। देख सकते हैं हम लोग देख चुके हैं, एक आरजेडी जी, का और 3 कांग्रेस के, और बाकी लोग भी अपना, चूंकि इस जो एनडीए है उसमें अकेले भाजपा होती तो कई समस्याएं आ सकती थी कि ये मुस्लिम विधायक हैं या इनके साथ वैचारिक टकराव है। यहाँ तो हर तरह की पार्टी है, मुस्लिम बिल्कुल, विधायक है तो उसके लिए जेडीयू भी है, लोक जनशक्ति पार्टी भी है, उसके लिए भी पार्टी है, जो हार्डकोर हिंदुत्व की विचारधारा वाले के लिए भी पार्टी है, दलित के लिए भी के लिए भी जगह है, पिछड़े आदिवासी के लिए भी जगह है। तो वो सब एडजस्ट हो जाएंगे, कांग्रेस के लोग हों या आरजेडी के भी कई लोग हैं। और जो आपने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जिस दिन नई सरकार बहुमत साबित करेगी, सम्राट चौधरी जिस दिन बहुमत साबित करेंगे, उस दिन देखने वाली तस्वीर होगी विधानसभा की। बिल्कुल। जो इसके पहले वाला बहुमत परीक्षण था नीतीश कुमार का, तो हम लोगों ने देखा ना कि आरजेडी के कितने लोग जाकर के सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए थे। तो इस प्रहलाद बार कितने यादव लोग बैठ साथ में जाते हैं। आए थे, बिल्कुल। प्रहलाद यादव साथ में आए थे, 3 दिन तक साथ रहे, तेजस्वी यादव की बस में आए थे और जाकर बैठ गए उधर। हाँ, हाँ वही। तो अब कितने लोग बैठ जाएंगे और कितने लोगों को जी, रोक लेंगे तेजस्वी यादव, ये उस दिन पता चलेगा। लेकिन तेजस्वी यादव जो एक जाल डालना जो होता है, चारा फेंकना होता है, वो चारा फेंक रहे हैं। हालांकि उसकी कोई ज्यादा भी गुंजाइश अभी नहीं है, जब समय आएगा, चुनाव नजदीक आएगा, तब क्या होगा वो हम लोग तब कहेंगे। अभी वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार के, और उनकी राजनीति के, उनकी वो जो मंडल की राजनीति और पिछड़ी जाति की राजनीति करते थे उसके हम समर्थक हैं, और उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अभी से जाल फेंके रहेंगे, चारा डाले रहेंगे, तो पता नहीं कि आगे क्या हो। उनकी उम्मीदें हमेशा क्या, वो उनकी उम्मीद हमेशा इस बात पर टिकी रही। 2 बार जिस तरह से वो उप मुख्यमंत्री बन गए कि आप घर बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार ने कहा कि चलो तुमको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो वो बिल्कुल। आगे भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन कंट्राडिक्शन बढ़ेगा जेडीयू बीजेपी का, किसी वजह से जेडीयू बीजेपी में झंझट हो जाएगा। बीजेपी का जो नेचर है, जिस तरह से बाकी राज्यों की सरकारें दिल्ली से चलाई जाती हैं, बीजेपी उस तरह की कोशिश करेगी, या बीजेपी जेडीयू के जो मंत्रियों के कामकाज में हस्तक्षेप करेगी, तो जो नाराजगी बढ़ेगी, उस बिल्कुल नाराजगी में फिर सब लोग आकर के कहेंगे कि चलिए हम लोग साथ आते हैं। तो जी, ये उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद उनकी जो है पिछले अनुभवों पर आधारित है, लेकिन पिछले अनुभव उनके 2 बार सफल तब हुए जब नीतीश कुमार स्वयं चीजों को संभाल रहे थे। अब नीतीश कुमार चीजें नहीं संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की कमान अगर उनके बेटे के हाथ में भी आ जाती है, तो अभी जो जिस तरह के, जिस लेवल के तिकड़म की जरूरत होती है, जिस लेवल के मैनिपुलेशन और मैन्यूवरिंग की जरूरत होती है, वो नहीं कर पाएंगे। और वो बिल्कुल। करने का काम जो लोग करेंगे वो कर सकते हैं, वो नहीं चाहते हैं आरजेडी के साथ जाना। वो लोग पहले भी नहीं चाहते। तो इसलिए ये उनका बैठे बैठे पूरा नहीं होगा। तेजस्वी यादव अगर चाहते हैं कि इस अवसर का लाभ उठाए, देखिए ये अवसर है उनके लिए, हम अवसर कह रहे हैं बार बार, ये अवसर है उनके लिए। और जिस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हुए और कभी कर्पूरी ठाकुर हुए थे, वैसे वो भी हो सकते हैं, तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। वे अगर इस अवसर का लाभ उठाए, उनके साथ उम्र उनके पक्ष में है, 38% का वोट आधार उनके पक्ष में है, वो अब राजनीति करें, उस तरह की राजनीति करें जिस तरह की राजनीति प्रशांत किशोर कर रहे हैं, कि ग्राउंड पर उतरे, लोगों के साथ मिले, लोगों को जो बात दिल्ली में, पटना में बैठ के कह रहे हैं, वो जाकर के लोगों के बीच कहें। बीजेपी की राजनीति लोगों को समझाएं, ये बताएं कि बीजेपी की तासीर बिहार की राजनीति वाली नहीं रही है। तो ये बिल्कुल जाकर के लोगों को समझाएं, अगर इसमें कुछ कामयाबी मिल सकती है। हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि ओबीसी के वोट का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा नीतीश कुमार के जाने के बाद अगर उसका मोह भंग होता है एनडीए से, और जी। ओबीसी ईबीसी का कुछ हिस्सा तेजस्वी यादव के साथ चला जाएगा, तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर बन जाएगा। उसको उसको कैपिटलाइज करें वो। जो जैसे जैसे एक और बड़ी बात है, ओबीसी और ईबीसी की राजनीति बीजेपी जिस तरह से कर रही है पूरे देश में, दलित की राजनीति जिस तरह से कर रही बिल्कुल। है, उससे सवर्णों में एक मोह भंग है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, और वो यूजीसी की नियमावली की वजह से हुआ था। और अभी अभी दबा हुआ दिख रहा है कि यूजीसी का मामला दब गया है, नियमावली दब गई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया हुआ है। लेकिन उस अंदर अंदर जो नाराजगी होनी थी लोगों में हो गई। अगर उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसको अगर उसका लाभ उठा सकते हैं तेजस्वी यादव, तो वो करें, वो भी एक अवसर है उनके सामने। तो बिल्कुल। उनके सामने कई कारणों से अवसर आए हुए हैं। ये एनडीए का जो तीसरा कार्यकाल दिल्ली में चल रहा है, ये तीसरा कार्यकाल काफी हद तक यूपीए के दूसरे कार्यकाल की तरह है। घर बैठे मुसीबतें आ रही हैं, घर बैठे आपका एजेंडा बिगड़ रहा है। यूजीसी का बिल्कुल। मामला हो, चाहे ये अभी महिला आरक्षण वाला मामला देखिए, परिसीमन का मामला हो, या ईरान का युद्ध हो, एलपीजी और गैस की कमी हो,
10 तरह की चीजें हुई हैं ऐसी जिसकी वजह से कई डिसीजन ऐसे हुए हैं जो यूपीए 2 की याद दिला रहे हैं। तो ये भी एक मौका है अपोजिशन के लिए। तो अवसर कई हैं, कई चीजों की वजह से अवसर बना हुआ है। पटना में बैठ करके सोशल मीडिया में बोलने और बैठे बैठे अवसर का इंतजार करने के बजाय अगर तेजस्वी यादव निकल के सड़क पर जाते हैं, उतरते हैं, राजनीति करते हैं, तो उनके लिए 2029-2030 का अच्छा अवसर बनेगा। चलिए, तो देखिए अच्छा अवसर बनेगा यदि मेहनत करें तेजस्वी यादव। और हम लोगों ने आज बिल्कुल बारीकी से समझाया कि ललन सिंह बिल और संजय झा विलेन हैं कि हीरो हैं। तो देखिए, हम बिहार की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन अगले 4 दिन अजीत जी निजी कार्यक्रम से, निजी व्यस्तता से दिल्ली से बाहर हैं। कार्यक्रम यह नहीं हो पाएगा। भाई दर्शक इतने ऐसे होते हैं, 7:30 बजे फोन लगाने लगते हैं कि भाई हैं कहाँ अजीत जी, आप लोग हैं कहाँ। तो 4 दिनों के लिए माफी, फिर मिलेंगे। देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।